हेलो माय डियर न्यूबीज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करने लग रहे होंगे, आप लोग अच्छे से स्टडी करने लग रहे हैं। आपकी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम आपके लिए सीरीज लेके आए हैं। बेसिकली ये क्रैश कोर्स सीरीज है। इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो टॉपिक्स हैं उनका एक ओवरव्यू देने वाला हूं, पर ये आपके लिए इस चीज में काम आएगी कि जब आप एग्जैक्टली एग्जाम टाइम के ऊपर लेके बैठेंगे, आप कहीं पर और जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके सारे फॉर्मूलाज और जो आपकी इक्वेशंस हैं वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगी। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑप्टिक्स के बारे में जाना था। ऑप्टिक्स के अंदर हमने स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम जो है आपको बताएंगे कि इन सब की यूटिलाइजेशन कैसे होती है, ऑप्टिक्स से जुड़े हुए दूसरे फिनोमेना क्या होते हैं और उनका हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। अब इसको जानने के लिए अगले नेक्स्ट 10-15 मिनट्स मुझे दीजिएगा, मैं उसके अंदर आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक के ऊपर आता है। लास्ट वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन में देख सकते हैं, आई बटन में आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगी। सिमिलरली सेम टाइप की सीरीज जो है आपकी कॉमर्सशाला पे हमारा जो सेकंड चैनल है वहां पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। मुझे पता है आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं हो सकते अगर आप फिजिक्स पढ़ने लग रहे हैं, बट आप अपने कॉमर्स के फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि वो उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको सिमिलर टाइप ऑफ नॉलेज मिल सकती है। अब हम जो है आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज के टॉपिक में देखते हैं जो मेरे लास्ट टाइम में मैंने देखने लगा था स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज, उनको हम किस तरह से यूटिलाइजेशन। सबसे पहले इनकी यूटिलाइजेशन किस चीज के अंदर निकल के आ सकती है। एक तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग चश्मे लगे हुए होते हैं, वहां पर होते हैं, पर वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट आती क्यों है, किस तरह से जो है इनकी यूटिलाइजेशन हम वहां पर करते हैं। इसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा ह्यूमन आई के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमन आई क्या है हमारी, वो भी एक बेसिकली क्या है, एक टाइप ऑफ लेंस है ना। वो जो मेरी इमेज होती है वो मेरे बैक ऑफ द आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो जो मेरी इमेज होती है उसको मेरे रेटिना के ऊपर फॉर्म करता है। हालांकि वो इन्वर्टेड इमेज होती है, पर हमारा ब्रेन जो है ट्रिक खेलता है हमारे साथ और उसको स्ट्रेट अप कर देता है। इस कारण से हम उसको एग्जैक्टली वो जैसी होती है वैसी देख पाते हैं, ठीक है। पर तब क्या हो कि जब अगर मेरी ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ जो मेरी लेंस है ह्यूमन आई की वो बिगड़ जाए या फिर वो ढंग से काम ना करे, उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में मेरे सर्टेन टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट्स जनरेट हो जाते हैं। सबसे कॉमन होता है मेरा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। इन तीनों केसेस में मेरा क्या होता है, मायोपिया में जिसे नियर साइटेडनेस कहता हूं कि मुझे नजदीक की चीजें दिखाई दे रही है पर दूर की चीजें नहीं देख पा रहा हूं। वहां पर क्या होता है, मेरी इमेज जो होती है वो मेरी रेटिना से पहले फॉर्म होनी शुरू हो जाती है ना। और दूसरा केस क्या हुआ मेरा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मेरा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया जनरली मेरा तब आता है जब मेरी इमेज जो है वो मेरी रेटिना से पीछे बढ़नी शुरू हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया का केस जनरली आपको ओल्ड एज के साथ ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि तब क्या होता है मेरी जो आई का जो लेंस की कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम रिड्यूस हो जाती है। इस कारण से वो ढंग से इमेज को फोकस नहीं कर पाता। थर्ड मेरा आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म के केस में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म के केस में मेरी जो लाइट है वो कंप्लीटली स्कैटर हो जाती है, अप डाउन लेफ्ट राइट कंप्लीटली स्कैटर हो जाती है। इस कारण से प्रॉपर जगह पे मेरी इमेज फॉर्म नहीं होती है। इसके अंदर हम बेसिकली कंसंट्रेट करते हैं हमारे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के केसेस में। मायोपिया के केस में क्या होगा, मायोपिया को मैं कैसे करेक्ट कर पाऊंगा। आप देख रहे हैं कि मेरी इमेज जो है वो आगे फॉर्म होने लगी है ना, तो मुझे क्या करना होगा, उसे पीछे शिफ्ट करना होगा। कैसे करूंगा, रेस को डाइवर्ज करके। डाइवर्ज कौन से लेंस करता है मेरा, कनकेव लेंस, सो मैं कनकेव लेंस का यूज करूंगा। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होगा, मेरी इमेज पीछे फॉर्म होने लगी है पर मुझे उसे आगे कन्वर्ज करना है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है मेरा, कन्वेक्स लेंस, सो मैं कन्वेक्स लेंस यूज कर लूंगा। और अगर मेरा भाई, आपने कभी कभार देखा होगा कुछ लोगों को डबल चश्मे लगे होते हैं, है ना, वो क्या होता है वहां पर मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज होता है। मेरा कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंसेज को मैं कंबाइन करके वो वहां पर मैं उसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट बात निकल के आती है कि मैंने आई के बारे में जान लिया कि उसके अंदर किस तरह की मेरे प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से उसको करेक्ट कर सकता हूं। अब आई से हम एक फिनोमेना डेली देखते हैं। आप कहेंगे क्या, हम वो फिनोमेना देखते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई, है ना, पर एक्चुअल में स्काई का कलर ब्लू होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इट्स ब्लैक, एवरीथिंग इज ब्लैक। डू यू नो
नहीं, एक्चुअल में स्पेस में जब आप जाएंगे तो स्पेस में सब कुछ ब्लैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। उसके बाद जब हम अर्थ पे आते हैं तो अर्थ पे हमारा क्या एग्जिस्ट करता है? एटमॉस्फेयर, जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है, जो हमारी यूवी लाइट से प्रोटेक्शन करता है। उसके साथ साथ क्या करता है? हमें ब्लू कलर ऑफ स्काई प्रोवाइड करता है। अब जब आप बच्चे होंगे तो हो सकता है आपको आपके मम्मी पापा ने बताया हो कि जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है वो इस कारण से क्योंकि पानी है ना सारी जगह पे, और उसके कारण जो रिफ्लेक्शन आता है ना उसके कारण स्काई का कलर ब्लू है। ऐसा नहीं होता, ये रेले स्कैटरिंग के कारण होता है। रेले स्कैटरिंग के केस में क्या होता है कि जब मेरी लाइट जो है वो आती है किसी भी सोर्स से, वो जनरली वो व्हाइट कलर की होती है क्योंकि उसके अंदर सभी तरह के कलर्स मौजूद हैं। पर जैसे ही वो आती है तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, मोस्टली गैसेस हैं, स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो ये जो होते हैं ये हाईएस्ट एनर्जी जो मेरी जो स्पेक्ट्रम होता है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उनको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो इजीली पास थ्रू हो जाती है। अब आप कहिए कि अगर वो इजीली पास थ्रू हो जाते हैं तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? बात यह है कि जो चीज एब्जॉर्ब होने लग रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ रेले स्कैटरिंग, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। रेले स्कैटरिंग के टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो मेरे जो ऑब्जेक्ट्स जो है या फिर जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो उसको जस्ट लाइक एब्जॉर्ब करने लगे। एक उनकी लिमिट आएगी कि उससे ज्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब उनकी वो एब्जॉर्प्शन की लिमिट आ जाती है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, दे रिलीज दैट एनर्जी और उसी स्पेक्ट्रम में रिलीज करते हैं। उसी स्पेक्ट्रम में रिलीज करने के कारण क्या होता है, मेरा ब्लू लाइट का जो कलर है वो फैल जाता है। अब क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरे जो लोएस्ट एनर्जी के जो कलर्स होते हैं, रेड कलर्स की जो मेरी लाइट होती है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करती है। उसको आप तब देख सकते हैं जब मेरा सनराइज या सनसेट होने लगता है। उस टाइम पे मेरा सन का कलर क्या होता है, रेडिश दिखाई देता है। रेडिश वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि तब जो है वो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन जो होता है वो डस्ट पार्टिकल्स के कारण होता है, और वो डस्ट पार्टिकल्स जो है जो मेरे जो लोएस्ट एनर्जी स्पेक्ट्रम या हाईएस्ट वेवलेंथ के जो मेरे कलर्स थे उनको स्कैटर करने लग रहा होता है। इस इमेज में आप कॉन्टिन्यूअसली ये देख रहे हो, जो भी मैं बताने लग रहा हूँ वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर इसमें समराइज करके दे रखा है, आप इस चीज को देख सकते हो। तो इस तरह से मेरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर करती है, इस तरह से मेरा ब्लू कलर राइज और सनसेट के टाइम। ठीक है, अब जब मैंने ये जान लिया कि मेरा जो डेली लाइफ का एक फिनोमेना है, तो इसके साथ साथ इन टाइनी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए या बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए मैं किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता हूँ। किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता हूँ? हाँ, टाइनी पार्टिकल्स के लिए मैं यूज करता हूँ माइक्रोस्कोप्स का, और लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किस चीज का यूज करता हूँ? टेलीस्कोप का। तो दे आर आल्सो माय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है? सबसे सिंपल होता है, मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ कोई भी मैं कन्वर्जिंग लेंस ले सकता हूँ, और उसको अगर मैं किसी नजदीक के ऑब्जेक्ट के बहुत पास ले जाऊं तो उससे मैग्नीफाई कर सकता हूँ। आप इस चीज का इफेक्ट जो है किसी भी वाटर बॉटल से भी ले सकते हैं। आप जो है उससे सिंपल माइक्रोस्कोप जनरेट कर सकते हैं कि आपकी अगर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है उसमें अगर पानी फिल्ड है, उसमें वाटर फिल्ड है, ठीक है, और आप किसी ऑब्जेक्ट के जैसे आप किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल के या बुक के बहुत नजदीक लेके जाएंगे तो एकदम से उसके जो लेटर्स हैं वो आपको बहुत बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स माय मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट आई कैन क्रिएट, या फिर इसे मैं मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकता हूँ सिंपल टर्म्स में, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास के ही कांसेप्ट पे काम करते हुए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट उसमें बताया था कि मेरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के कारण मेरी फोकल लेंथ जो है वो मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। इन लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करके जो है मैं दूसरे लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर इमेज फॉर्म कर सकता हूँ, जिससे वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उसके फोकल लेंथ के ऊपर पहुंच जाएगी, तो क्या होगा, पैरेलल रेज जनरेट करेगी और मैं उसको ज्यादा बड़ा देख सकूंगा ऑब्जेक्ट को। जैसा कि आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, मैंने इमेज में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से मेरा माइक्रोस्कोप काम करता है। अब माइक्रोस्कोप के केस में आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ है किस तरह से मेरी मैग्नीफाइंग पावर निकल के आती है। मैग्नीफाइंग पावर को अगर मैं सिंपल कहूं तो वो निकल के आती है D/F, ठीक है। पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में मेरी मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी μ0/μe 1 + D/Fe, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखने लगे,
और यहाँ पर मेरी मैग्निफिकेशन क्या होगी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है तो वहां पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, राइट। तो ये मेरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप में अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ इस तरह से होता है, नहीं। मेरा जो जनरली जो आपने आपके लैब सेटिंग्स में जो माइक्रोस्कोप देखेंगे उसके अंदर कुछ इस तरह का सेटअप होता है मेरा, उसका सेटअप कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 4 लेंसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर एक ट्यूब एरिया हो जाता है और उसके बाद का एरिया हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट उससे जो मेरी इमेज जनरेट होती है वो नेक्स्ट उसमें मैग्नीफाई होती है, नेक्स्ट जो इमेज जनरेट होती है वो आगे मैग्नीफाई होती है, और लास्टली जो है मेरा ऑब्जेक्टिव यानी कि जो आई साइड का जो ऑब्जेक्टिव साइड से पहुंचते पहुंचते मेरी आई साइड के ऊपर पहुंच जाती है और वहां से मेरी इमेज जनरेट होती है, ठीक है। इसका कंप्लीट रेट डायग्राम आप देखने लगे, आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरह से। अब माइक्रोस्कोप के बारे में जानिए, मैंने छोटी चीजों को देखने के बारे में। लार्ज चीजें भी देखनी है मुझे टेलीस्कोप से, है ना। लार्ज चीजों को मैं कैसे देखूं? लार्ज चीजों को देखने के लिए वैसे आपने एक बहुत सिंपल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आपने बाहुबली मूवी देखी हो, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। बाहुबली 2 में आपने देखा होगा कि वहां पर जो है राणा दुर्गावती अपने उसके अंदर एक के बाद एक करके लेंसेज को ऐड करते जाते हैं। किस लिए ऐड करते हैं? उनका जो सबसे दूर वाला जो लेंस होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। माइक्रोस्कोप के केस में क्या होता है, मेरा आगे वाला लेंस छोटा होता है और पीछे वाला लेंस बड़ा होता है। टेलीस्कोप के केस में मेरा कंप्लीटली रिवर्स होता है, वहां पर मेरा आगे का लेंस बड़ा होता है और मेरा पीछे का लेंस छोटा होता है। सिंपल टर्म्स में कहूं तो ये हो सकता है। पर जैसे जैसे वो ऐड करते हैं, बीच में जो लेंसेज ऐड किए जाते हैं वो मेरी मैग्निफिकेशन को हायर कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि मल्टीपल लेंसेज क्या करेंगे, मेरी मैग्निफिकेशन पावर को हाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई हो जाएगी उनकी मैग्निफिकेशन पावर। अब इसको मैं 2 तरीके से टेलीस्कोप जनरेट कर सकता हूँ, या तो मैं मल्टीपल लेंसेज जनरेट लगा सकता हूँ, या फिर मैं बीच में जो है स्फेरिकल मिरर लगा सकता हूँ, जहां पर जो है रेस कन्वर्ज होके आएंगी और वहां से जो मेरी इमेज फॉर्म होगी वो अल्टीमेटली मेरी आई के ऊपर आएगी। वो कैसे होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको इलस्ट्रेट करके दिखा रखा है। अब जो मेरी यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो बीटा बाय अल्फा के इक्वल आएगी। अब बीटा क्या है मेरा, बीटा है मेरा आई के ऊपर जो मेरी एंगल सबटेंड हुआ, और अल्फा क्या है मेरा, जो मेरा ऑब्जेक्ट का एंगल है, ठीक है। तो ये मेरी मैग्निफिकेशन है। अब माइक्रोस्कोप के केस में आपको याद है ना मेरी क्या मैग्निफिकेशन निकल के आई, माइक्रोस्कोप के केस में मेरी क्या मैग्निफिकेशन निकल के आई, म्यू नॉट बाय म्यू ई, ठीक है, 1 प्लस डी बाय एफ ई। अब टेलीस्कोप के केस में आप देखने लग रहे हो कुछ रिवर्स हो गया, नहीं। मैंने आपको कहा था कि इनके लेंसेज की जो है पोजीशनिंग जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवर्स होगी, पोजीशनिंग रिवर्स नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा, मेरा फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया है। यहाँ पर मेरा इमेज की जगह पे आई और आई की जगह पे ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग रहा है। सिमिलरली जो मेरा 1 प्लस डी बाय एफ था वो 1 प्लस एफ ई बाय डी हो गया है, राइट। सो इट चेंजेस कंप्लीटली माय इक्वेशन। अब मैंने ये जान लिया कि किस तरह से मेरा एक टेलीस्कोप जो है वो मैग्नीफाई करता है, किस तरह से उसकी मैग्नीफाई। और लास्टली हम देखते हैं रिजॉल्विंग पावर, कि कितना रेजोल्यूशन वो मुझे दे सकता है। माइक्रोस्कोप भी और टेलीस्कोप भी, दोनों माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है आपको यहाँ पर देख सकते हैं। मेरी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मेरी रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वहां पर जब मैं बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितना स्मॉलेस्ट एंगल जो है, कितने दो मेरे जो पार्टिकल्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में कितना छोटा एंगल सबटेंड किया जा सकता है जिसको मैं ऑब्जर्व कर सकूं। और उसके लिए मैं क्या देखता हूँ, वो मेरी वैल्यू क्या आती है, 1 बाय डेल्टा डी इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा। यहाँ पर मेरी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड आने वाली है ये रेजोल्यूशन पावर। मेरा जो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करने लग रही है, जो मेरा एंगल सबटेंड हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करने लग रही है, और लास्टली वेवलेंथ के ऊपर, वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऊपर। तो इसका मतलब अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ यूज करूंगा उससे मेरी रेजोल्यूशन पावर के ऊपर इफेक्ट आएगा, है ना। अब अगर मैं यहीं पर ही देखता हूँ मेरे टेलीस्कोप की, वहां पर क्या होता है मेरा 1 by d थीटा इज इक्वल टू
अल्फा सॉरी 1 by d थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1.22 into लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या आने लग रहा है कि मैं दो ऑब्जेक्ट्स जो कि एक पर्टिकुलर एंगल मेरे आई के ऊपर सबटेंड करने लग रहे हैं, उनकी बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है जिसको मैं इजीली रिजॉल्व कर सकता हूँ। उसके लिए मेरा किस किस चीज के ऊपर डिपेंड आने लग रहा है, वो मेरा डिपेंड आने लग रहा है ए जो मेरा एपर्चर है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की साइड के जो लेंस है उसके एपर्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया ना कि जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट की साइड का लेंस होगा उतनी ज्यादा मेरी क्लियर इमेज होगी। और दूसरा मेरा क्या है, किस चीज के ऊपर डिपेंड आने लग रहा है, लैम्डा वेवलेंथ। दोनों केस के अंदर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो मेरी वेवलेंथ के ऊपर ये बहुत हाईली डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा मेरी वेवलेंथ होगी, ठीक है ना, उतनी कम मेरी रेजोल्यूशन। अब इस चीज को जो है आप यहाँ पर इस फॉर्मूला में देख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको सारी चीजों के बारे में बताया है, किस तरह से मेरी आई काम करती है, किस तरह से मेरे दूसरे तरह के जो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काम करते हैं, यानी कि टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप। इसके साथ जो है मेरा ऑप्टिक्स का बेसिक्स खत्म हो गए हैं। इसके अंदर मेरा नेक्स्ट आता है एडवांस्ड, यानी कि ह्यूगन्स प्रिंसिपल्स एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। सो बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट वीडियो। आप अपने कमेंट्स में हमें मेंशन कर सकते हैं, इससे हमें सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट्स है तो उसे भी हम क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लुकआउट करिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।